चलिए बच्चों, प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। हमने कंसेप्ट, जितने भी कंसेप्ट किए हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस निकालने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको प्रेजेंटेशन और फंडामेंटल दोनों समझ में आ जाएगा। ठीक है। चलिए, हमारे पास देखो क्वेश्चन नंबर 1 दिखा रखा है स्क्रीन के ऊपर। और क्वेश्चन क्या बोलता है वो देखते हैं अपन एक बार आराम से। लिखा हुआ क्या, एक्स लिमिटेड सेटअप प्लांट परचेज है हमारे पास 5 लाख की। जो डेटा दे रखा है मैं उसको एज इट इज बेटा पहले कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है ना। यहां पर लिख लेता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 1। लिखा हुआ है परचेज प्राइस है मेरे पास 5 लाख की। आगे दे रखा क्या बताओ, जीएसटी है 18%। तो यहां पर दे रखा जीएसटी 18%, बताओ कितना हो गया। 5 लाख का 18% निकालो, हो गया 90,000। तो आपका बिल बना होगा 5,90,000 का। जो डेटा दे रखा है उसको एज इट इज पहले कॉपी करना है। ठीक है। आगे लिखा हो फ्राइट, यानी इसको लाने के अंदर फ्राइट लगा है। तो फ्राइट लगा है 18,000 का। इसके बाद आगे दे रखा क्या, 20,000 का, क्या, हाँ ठीक है 20,000 का। प्लस इसमें जीएसटी भी 18%। तो हो गया 3,600। तो 23,600 का 20 प्लस कर दो 18%। हाँ, ये इसकी वैल्यू आ गई। आगे लिखा हुआ देखो क्या, आगे लिखा हुआ है क्या, पेड 10,000 एज ए एम्प्लॉय एक्सपेंसिव फॉर इंस्टॉलेशन प्लांट। इंस्टॉलेशन चार्जेज हैं कितने बताओ, 10,000 के। इसके बाद क्वेश्चन में दे रखा है क्या, आपके पास आफ्टर प्लांट प्लांट पुट टू यूज मेंटेनेंस कॉस्ट इनकर 5,000। आपके आफ्टर आफ्टर इंस्टॉलेशन इंस्टॉलेशन रिपेयर का खर्चा है 5,000 का। आगे लिखा हुआ देखो क्या, इनिशियल कॉस्ट रिकॉग्नाइज पास जनरल एंट्री और डिसमेंटलिंग जो कॉस्ट का एस्टिमेशन है वैसे 30,000 है, बट उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 12,000। तो डिसमेंटलिंग कॉस्ट जो दे रखी है वो है 30,000 की, बट इसकी एट प्रेजेंट वैल्यू बात करो वो है 12,000 की। आपको निकालना है क्या बताओ, आपको निकालना पीपी, कि भैया कॉस्ट बताओ कितनी पीपी की। देखो, मैंने आपको सिंपल सिंपल सी बातें, बहुत सारी बातें बताई थी, उनको एक बार ध्यान देखो। परचेज प्राइस हमेशा पार्ट बनेगी क्योंकि आपने एक्वायर्ड फ्रॉम आउटसाइडर किया है। जीएसटी हमेशा रिटर्नेबल होता है, ना तो ये पार्ट बनेगा ना ही ये पार्ट बनेगा, दोनों ही हमारे कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। इंस्टॉलेशन एक्सपेंसिव डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, फ्राइट डायरेक्ट खर्चा है। इसके अलावा आफ्टर रिपेयर ये नहीं आएगा, क्योंकि रिपेयर का हमने पुट टू यूज, रेडी टू यूज करने में जो खर्चा लगता है हम उसी की बात करते हैं। रेडी टू यूज के बाद जो भी खर्चा होता है वो हमारे कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता है। डिसमेंटलिंग कॉस्ट मैंने हमेशा बताया था प्रेजेंट वैल्यू पर लेना है, बोलो हाँ और ना। ये सारी बातें क्लियर है था कहानी। यदि ये सारी बातें क्लियर है तो इसका मतलब हम आगे चल सकते हैं। मैंने ऐसा नया कुछ नहीं पढ़ाया आज, मैंने वही बातें की हैं जो मैंने अब तक आपको पढ़ा रखी थी। ठीक है। चलिए, चलिए तो देखिए मेरे पास क्या क्या बनेगी। मैं यहां पर कर दूं सॉल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपी, कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपी। परचेज प्राइस तो लोगे कितने का, 5 लाख का। जीएसटी नहीं लूंगा क्योंकि वो क्या होता है, रिफंडेबल, और वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। प्लस क्या करूं, फ्राइट कितनी है बताओ। फ्राइट का जो खर्चा दे रखा 20,000 का, प्लस खर्चा दे रखा इंस्टॉलेशन का। बताओ, इंस्टॉलेशन का खर्चा दे रखा है 10,000 का। क्या हो रहा है इसको, अरे 10,000 का, प्लस डिसमेंटलिंग कॉस्ट है, बट लोगे एट प्रेजेंट वैल्यू पर 12,000। टोटल कर दो, ये आ गई रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज बताओ कितनी आएगी। ये 5,30,000, 5 30
44, 5,30,000 प्लस है 12,000, 5,42। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताओ क्या होगा इसका। एंट्री होगी पीपी, अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने की? 4,42 की। ठीक है, फटाफट से नोट करो और इसे खत्म करो। फटाफट से नोट करो, इसको क्या करो, खत्म करो। ठीक है, पेज ज्यादा लोड दे रहा है, इसको एक बार देखते बेटा। नया पेज निकालते बेटा, क्या हो रहा है, इसको प्रोसेस क्यों दे रहा है। एक मिनट रुक जाओ बेटा, एक मिनट रुक जाओ आप लोग। चलो ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू, देखिए क्वेश्चन नंबर टू क्या बोलता है। बी लिमिटेड, पहले क्वेश्चन को समझना है किस सिनेरियो का, फिर मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे रहा हूं। जब भी आप कॉस्ट निकालोगे तो चार केस मैंने आपको समझा रखे थे। एक है आपने आउटसाइडर से परचेज किया है तो क्या होगा, एक आपने सेल्फ कंस्ट्रक्ट की है तो क्या होगा, एक आपने एक्सचेंज के थ्रू ली है तो क्या होगा, और एक आपने डेफर्ड पेमेंट पर ली है तो क्या होगा। तीनों के केस में कॉस्ट का मेजरमेंट अलग अलग निकलता है, ये बात आपको मैंने पहले ही बेसिक पढ़ाते समय डेफर्ड बेटर तरीके से समझाने की कोशिश की थी। ठीक है, तो ये आपके सामने दे रखा है, तो ये आपको दिमाग में रख के चलना है कि भैया पहले केस पहचानना, देन उसके बाद उसका ट्रीटमेंट डालना है। ऐसे नहीं आंख बंद करके आप ट्रीटमेंट डाल दिया, ऐसा मत करना, नहीं तो मुश्किलें आपकी बढ़ जाएंगी। ठीक है, चलो अब आगे हम बात करते हैं कि है क्या भैया। अब देखो, क्वेश्चन लिखा हुआ बी लिमिटेड हैज इनकर्ड फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्विजिशन प्लांट इन एक्सचेंज ऑफ एन ओल्ड प्लांट। इस बात का ध्यान समझ में आ रहा है। मैंने आपको पहले बताया था, यानी कि अब हम बात कहेंगे कॉस्ट मेजरमेंट की। तो इन केस ऑफ पीपी एक्वायर्ड थ्रू एक्सचेंज, इसका आपको एग्जांपल याद है आईफोन वाला? नहीं याद है तो याद करो, क्योंकि बेहद जरूरी है। यदि एग्जाम्पल नहीं आ रहा याद तो इस प्रॉब्लम है, इसका मतलब मैंने बोला कि ओल्ड लोगे नया, ओल्ड दोगे नया लोगे, तो उस टाइम वैल्यू उसकी निकालते जो आपको मिला है। यानी कि मैंने कोई मान लो बेचा है, तो मुझे जो मिल रहा है मैं उसकी वैल्यू निकालता हूं। तो यहां देखो, यहां बोला कि हमने प्लांट है, मैं थोड़ा थोड़ा सा एग्जाम्पल बना रहा हूं। ये है प्लांट, प्लांट क्या मान लो कौन कौन सी कंपनियां हैं। बी लिमिटेड है इनकर्ड फॉलोइंग ट्रांजेक्शन रेस्पेक्ट एक्वायरिंग प्लांट, यानी कि बी लिमिटेड है, कौन है बेटा, बी लिमिटेड। बी लिमिटेड ने क्या किया, प्लांट एक्वायर किया है और उसको ओल्ड ओल्ड प्लांट दिया है। तो मुझे बताने कि भैया इसकी कॉस्ट क्या है, इसकी कॉस्ट क्या है, इससे रिलेटेड कुछ खर्चे हुए हैं। ये मान लो सप्लायर है, कौन है बेटा, ये सप्लायर है। पहले क्वेश्चन आराम समझो, देन उसके बाद फिर हम चर्चा करने वाले हैं इसके ऊपर। चर्चा खूब होने वाली है, टेंशन मत लो। और दिक्कत हो आराम से पूछो, और यदि यहाँ नहीं पूछ पा रहे हो तो जाकर टेलीग्राम पे जाओ और वहां पर आपको डेफिनेटली आंसर मिलेंगे। देखो मैंने क्या बोला है, मैंने बोला कि बी लिमिटेड इनकर्ड क्या है, ट्रांजेक्शन एक्सचेंज के थ्रू है। तो मैंने बोला न्यू ले रहा हूं, न्यू ले रहा हूं, न्यू प्लांट मेरे पास आ रहा है, बोलो हाँ है ना, और ओल्ड प्लांट मेरे पास जा रहा है। अब क्वेश्चन के सिनेरियो समझना, क्वेश्चन को समझना क्या कहना चाहता है। द ओल्ड साइट वॉज डिसमेल्ट
at a cost of 8,000. No estimated dismantling cost was capitalized for the old plant. Scrap for the old site sold at ₹1,000. बोल रहा है कि जो ओल्ड प्लांट है इसको मैं डिसमेल्ट करूंगा, डिसमेंटलिंग की कॉस्ट आ रही है, तो डिसमेंटलिंग की जो कॉस्ट है ओल्ड वाले की वो आने वाली है, बताओ कितनी, वो आने वाली 8,000। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि कौन सा कॉस्ट का पार्ट बनेगा और कौन सा कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। अभी ओनली फॉर मैं इस पूरे डायग्राम के अंदर क्वेश्चन को समरी करने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे मैं आपको एनालिसिस करके समझा पाऊं कि हम करना क्या चाहते हैं और निकाल क्या रहे हैं। ठीक है, आगे देखो बेटा क्या लिखा हुआ है। नो एस्टिमेटेड हो गया पूरा, हमें सोल्ड वैल्यू है, तो ये बोला कि यदि इसको सेल करना चाहें तो स्क्रैप वैल्यू दे रखी है। स्क्रैप वैल्यू बताओ कितनी है, ₹1,000 की। ठीक है, ये ओल्ड प्लांट को बेचने की है। आगे लिखा हुआ द न्यू साइट वो कंस्ट्रक्टेड एट कॉस्ट 48,000। न्यू साइट, अब देखो हमें इसको लगाना है, हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ रहा है, बोला हमें साइट प्रिपेयर करनी पड़ रही है, साइट प्रिपेयर करनी पड़ेगी, न्यू मशीन को लगाने की साइट प्रिपेयर करनी पड़ रही है। और बताओ खर्चा कितने का आएगा, खर्चा आएगा 48,000 का। आराम से एक एक बात को ध्यान से सुनते हुए चलना। आगे लिखा हो द सप्लायर ऑफ द न्यू प्लांट एग्री टू टेक अवे इन द ओल्ड प्लांट द फेयर वैल्यू 1,26,000। बोल रहा कि ये जो है ना इसकी फेयर वैल्यू 1,26,000 पर लेने पर एग्री हो गया, एग्री, एग्री टू टेक, ठीक है ना, ये इस वैल्यू पर इसको लेने के लिए क्या हो गया, एग्री। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो दे रखा वही हमारे पास क्या बन जाए बताओ, फेयर वैल्यू। क्या बन जाए बेटा, फेयर वैल्यू। इसलिए आराम से, कोई प्रॉब्लम हमें है नहीं है, टेंशन वाली बात तो है नहीं कोई भी। चलिए आगे देखो क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है न्यू प्लांट प्राइस 3,20,000। जो नया प्लांट आ रहा है ना इसकी प्राइस बताओ कितनी है, इसकी है 3,20,000। बोलो हाँ और ना। ठीक है, इसका मतलब आगे देखो क्या लगा, क्वेश्चन को समरी कर रहा हूँ ओनली फॉर, मैं फिर समझाऊंगा, एनालिसिस कराऊंगा, फिर इसका आंसर लाऊंगा। अभी आंसर नहीं आ रहा, टेंशन मत लो। कैरिंग अमाउंट ऑफ द ओल्ड प्लांट वॉज 1,00,000। ये जो है ना इसकी जो कैरिंग अमाउंट है, कैरिंग अमाउंट है वो बताओ कितनी है, 1,00,000। कितनी है, 1,00,000। आगे लिखा हुआ है कि प्रेजेंट वैल्यू एस्टिमेटेड और डिसमेंटलिंग साइट प्रिपरेशन, जो नई वाली लगाई है इसकी डिसमेंटलिंग कॉस्ट है, इस पर डिसमेंटलिंग कॉस्ट बताओ, डिसमेंटलिंग कॉस्ट कितनी है, डिसमेंटलिंग कॉस्ट देखिए 16,000। ये प्रेजेंट वैल्यू पर होगा, हम अज्यूम करके चल रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो बेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट नए के रेस्पेक्ट में है, तो हमने यहाँ पर और बेजेस भी चुकाया है, ये सारा ध्यान रखना, नए से रिलेटेड है। बेजेस पे किया हमने, बताओ कितने का, बेजेस पे किया 4,000 का, 4,000 का। फिर हमने ट्रायल रन भी किया है, ट्रायल रन किया है हमने, बताओ कितने का खर्चा आया, 1,600 रुपए का। ठीक है, ट्रायल रन का 1,600 रुपए। फ्राइट पेड, हमने फ्राइट भी पेड किया है इस पर, फ्राइट पेड किया बेटा 8,000 रुपए का। मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। जीएसटी अप्लाई ऑन सप्लाई ऑफ प्लांट, ये मैंने पहले बोला जीएसटी का भी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, इसलिए मैं यहीं से बाहर निकाल रहा हूँ, आगे लेके नहीं जाना चाहता। लॉस अमाउंट टू 40,000 लॉ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट आफ्टर इंस्टॉलेशन, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, पीएल का पार्ट बनेगा, हमारा यहाँ पर कोई लेना देना है नहीं है। 10,000 वॉज पेड एज ए कॉस्ट लॉन्चिंग द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोड्यूस फ्रॉम द प्लांट रिकॉग्नाइज, ये मेरे एक्सेप्शन में था, याद हो तो आपको, नहीं याद याद करो, मैंने इसको एक्सेप्शन में पढ़ाया था कि ये जो आपके प्रोडक्ट को लॉन्च करने जो खर्चे होते हैं वो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होते हैं, वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता है, तो ये मैंने वहां पर भी निकाला। चलिए अब यहां देखो क्लियरली, अब एक्सचेंज का कंसेप्ट सुनो, क्या ये क्वेश्चन फ्रेमिंग समझ में आ गई। एक्सचेंज का कंसेप्ट सिंपल सा बोलता है, बाबू देख मेरे सोना, सोना मेरे बाबू सुनना, क्या बोलता है, बोलता है कि देखो एक आप नया ले रहे हो, जो नया प्लांट ले रहे हो, ठीक है, और बदले में ओल्ड दे रहे हो, बोलो हाँ है ना, क्या दे रहे हो बेटा, ओल्ड प्लांट दे रहे हो, ये दे रहे हो और वो ले रहे हो, बोलो हाँ और ना। मैंने बोला कि देखो आपकी वैल्यू कितनी है वैसे, 3,20,000। यहाँ देखो आपकी जो फेयर वैल्यू है प्लांट की, न्यू प्लांट की, क्योंकि कॉस्ट तो इसी की निकालनी है, तो मेजर तो इसको होगा। मैंने बोला देखो भैया नया प्लांट मैं 3,20,000 बेच रहा हूँ, बोला कि ठीक है अब ओल्ड प्लांट मुझे दे दो, बोला ओल्ड प्लांट बताओ कितना लूंगा, 1,00,000 लूं या 1,26,000, बोलो ना 1,00,000 या 1,26,000, ध्यान रखना मैंने क्लियरली बोला था फेयर वैल्यू लेनी है आपको, कॉस्ट को रिलेवेंट है, कॉस्ट तो ओनली फॉर रिप्लेसमेंट में काम आती है, यहाँ पर नहीं आती है। रिप्लेसमेंट के टॉपिक पर कॉस्ट कंसीडर होती है, और जब हमें बात कर रहे होते किसी कॉस्ट रिकॉग्निशन की, ओल्ड कंपोनेंट की चेंज करने की, तो उस केस के अंदर आपकी हमेशा फेयर वैल्यू आती है। तो बताओ 1,26,000, अब 1,26,000 तो आप ये दोगे, तो मुझे बताओ आपको कैश में कितना पेमेंट करना पड़ेगा, बोलो हाँ ना, कितना कैश में देना पड़ेगा, 3,20,000 माइनस 1,26,000 है इसकी, तो बताओ कितना होगा, 1,94,000।
एक 94 में आपको कैश देना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना। अब देखो, ये आपको कैश देना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, ये बात तो क्लियर समझ में आ रही है? तो ये तो हो गया। अब आपने नया प्लांट लगाया, ये तो 320 तो कोई दिक्कत नहीं, 320 फेयर वैल्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रॉब्लम ये कि जब आपने नई साइट, ये तो ओनली फॉर एक्सचेंज का हुआ है ना, उसके अलावा आपने नई मशीन को इंस्टॉल करने में कुछ खर्चे और लगाए, वो भी कॉस्ट बनेगा। तो यहां देखो मैं क्या करूंगा, कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ पीपी, कॉस्ट ऑफ पीपी। तो मैं यहाँ दो पार्ट में लेके चलूंगा, दो पार्ट में चलूंगा। फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लांट, बताओ कितना, 1,26,000। 1,00,000 कितना बेटा, 26,000। 1,26,000 है उसका ओल्ड का प्लांट। इसके बाद देखो प्लस आपने कैश पेमेंट कितना करना पड़ेगा इसके रेस्पेक्ट में, डिफरेंस का 1,94,000। तो ये पूरा हिसाब किताब हो गया 3,20,000 का, बोलो हाँ या ना। ये 3,20 का हिसाब हो गया। प्लस आपने डायरेक्ट खर्चे, डायरेक्ट कॉस्ट टू न्यू प्लांट, आपने वो भी तो पे किया है। तो बताओ न्यू प्लांट पे आपने डायरेक्ट खर्चे क्या क्या किए हैं? सर जी ये पूरी लिस्ट लगा रखी है, ये सारे खर्चे आएंगे, बताओ क्या। यहां पर आएगा साइट प्रिपरेशन, ये लिस्ट है जो मैंने पहले भी लिखवाई थी, प्रिपरेशन। ध्यान रखना एक्सचेंज का कंसेप्ट यही खत्म हो गया। उसके अलावा और खर्चा किया उस भाई ने, ये तो ओनली फॉर एक्सचेंज का है, उसको सेटअप करने में मैंने क्या बोला, खर्चा जब तक रेडी टू यूज ना हो जाए तब तक का आएगा। तो ये तो ओनली फॉर एक्सचेंज का पार्ट था, अभी कुछ खर्चे और भी किए उसने, वो भी आएंगे। तो बताओ कितना आएगा, 48,000। प्लस बताओ यहां पर क्या डिसमेंटलिंग आती है, हमेशा डिसमेंटलिंग आती है, और वो प्रेजेंट वैल्यू पर आती है कितनी बताओ। डिसमेंटलिंग है 16,000 रुपए का, कितने का बेटा, 16,000 का। बेजेज, बेजेज प्लस बेजेज, बेजेज कितनी बताओ, 4,000 रुपए की। इसके अलावा प्लस आएगी ट्रायल रन कॉस्ट, ट्रायल रन कॉस्ट बताओ, ट्रायल रन कॉस्ट कितनी है, 1,600 नेट ऑफ लेते हैं, बट मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। प्लस है फ्राइट, बताओ फ्राइट कितने की आपके पास, 8,000 की, बोलो हाँ या ना। ये मेरे पास कॉस्ट का पार्ट बनेगा, पहले टोटल करो। अब बच्चों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर बाकी खर्चों का क्या होगा जो आपने इस डायग्राम में दिखा रखे हैं, मैं बताता हूँ अभी उनका क्या होगा। उनका भी बेटा बताऊंगा, टेंशन ना लो आप, ठीक है। 77,600 प्लस 320, 397,600, ये होगी क्या, कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपी, कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपी। क्लियर है? पहले इसको नोट करो, फिर मैं समझाता हूँ कि डायग्राम में कौन कौन खर्चे क्यों नहीं लिए, लॉजिक समझाता हूँ उसका मैं। क्लियर है? बेहद आसान है। सीएमए स्टडी मेट का क्वेश्चन ध्यान रखना है, सीएमए स्टडी मेट, सीएमए फाइनल का है, सीएमए फाइनल का स्टडी मेट का ये क्वेश्चन है। क्लियर है यहां तक? चलिए हो गया होगा नोट। अब इधर देखो, मैंने बोला मेरे पास दो तीन चीजें रह रही जो मैं नहीं लिखी हैं। एक तो गुरुजी आपने ये नहीं लिखा, डिसमेंटलिंग स्क्रैप। मैंने बोला एक बात बता दो मुझे सिंपल सा, आप एक बात बता के चलना, मुझे बताओ मुझे पुरानी मशीन को उखाड़ने का जो कॉस्ट है वो पहले ले लिया होगा, बोलो। और वो तो पुरानी वाली की कॉस्ट का पार्ट बना होगा, मुझे पुराने वाली मशीन से कुछ नहीं चाहिए। यदि मैं एक्सचेंज के थ्रू ट्रांजैक्शन कर रहा हूं तो याद रखना जो जा रहा है, जो मेरे पास एक्सचेंज के रूप में जा रहा है ना, मैं उसकी फेयर लूंगा। बाकी डेटा रिलेवेंट है, यहां पर ओनली फॉर रिलेवेंट ये है, बाकी डेटा कोई भी मेरे रिलेवेंट नहीं रखता, क्योंकि मैंने कंसेप्ट के टाइम पर कराया था कि जब हम एक्सचेंज की बात कर रहे होते हैं तो न्यू आ रहा होता है, ओल्ड जा रहा होता है, जो ओल्ड की जो फेयर वैल्यू वही कंसिडरेबल होती है, बाकी सारी क्या होती है, इग्नोरेबल। क्लियर कहानी हद तक? इसलिए मैंने इस डेटा को ध्यान नहीं रखा, ठीक है। चलिए क्लियर, डायग्राम बना लेना आप आराम से और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। सर जी एंट्री तो बता दो, एंट्री क्या होगी, बताएंगे अभी, इसको नोट करो एक बार। चलिए पहले मैं न्यू पीपी से रिलेटेड एंट्री डाल रहा हूं, एंट्री। बताओ एंट्री क्या होगी, आएगी न्यू मशीनरी, अकाउंट डेबिट, 397,600।
टू बताओ क्या आएगा। ओल्ड प्लांट खत्म हो जाएगा यहां से। 1/26 का। कितने का? 1/26 का। टू। इस कैश दिया आपने 1,94,000 का। और टू अदर कॉस्ट के नाम से थी जो हमने कैश में पेमेंट किए होंगे। कितने बताओ? 77,600 का, जो भी आ रहा होगा एक्सेट्रा, या दोनों एक साथ दिखा सकते हो आप प्लस यहीं पर करके। बस खत्म। इसके अलावा कुछ एंट्री और हैं। आपने ओल्ड मशीन को निकालने के खर्चे किए थे आपने, तो मैं कह दूं डिसमेंटलिंग कॉस्ट, या मैं कहूं तो ओल्ड पीपी डेबिट टू कैश। कितने का बताओ? आपने खर्चा किया था 8,000 का, इसको आपने बेच भी दिया था। कैश अकाउंट डेबिट टू ओल्ड, कितने का? 1,000 का स्क्रैप बेच दिया था आपने। ये दो एंट्री और डाल लो आप। ये आपकी चॉइस है। ये आपकी चॉइस है। ये आपकी चॉइस है। देखिए एंट्री जो है बेसिकली ऊपर वाली है। एंट्री आपकी ये है जो आपको बेसिक डालनी है। ठीक है, यहाँ तक कहानी। दिक्कत किसी को नहीं। आप चाहो तो दोनों एक साथ दिखा सकते हो। लो उसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से। मैं हटा दिया यहाँ से इसको। ठीक है, दोनों एक साथ दिखा दो, अब ज्यादा बेहतर रहेगा ये। चलिए यहां तक बताओ, कोई दिक्कत किसी को नहीं? आ जाओ आगे और क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि ए लिमिटेड परचेज एयरक्राफ्ट ए प्राइस ऑफ 6300 करोड़ रिक्वायर मेजर इंस्पेक्शन। इधर आ जाओ। आपने एक क्या खरीदा बेटा बताओ? क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर है थर्ड। और क्या बोल रहा है आपसे क्वेश्चन बताओ? आपने एक एयरक्राफ्ट परचेज किया है। परचेज एयरक्राफ्ट कितने का? 6300 करोड़ का। आगे लिखा हुआ है कि मेजर इंस्पेक्शन रिक्वायर है ओवरऑलिंग एवरी 4 ईयर में। बोला कि देखो इस मशीन पर आपको इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। इंस्पेक्शन इन एवरी 4 ईयर। चार, एक बार इंस्पेक्शन कराओ 4 साल तक फायदा मिलेगा उसका, कहने का मतलब ये है। और एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एयरक्राफ्ट, इसकी जो लाइफ है वो है 15 ईयर। कितनी बेटा? 15 ईयर। आगे लिखा हुआ है द एयरक्राफ्ट वॉज परचेज इन 2015। ये हमने खरीदा था 1/4/15 को। मान लेते हैं एक डेट नहीं दे रही बट हम मान लेते हैं यही डेट होगी हमारे पास। ठीक है ना, 1/4/15 को। आगे लिखा हुआ है मेजर इंस्पेक्शन ओवरऑलिंग मेड इन 2019 एट ए कॉस्ट ऑफ 100 करोड़ का। आपने 2019 में आकर के, मैं कुछ ऐसा डायग्राम बना लूं एक। ये 2015 आपने परचेज किया था 6300 का। और ये है आपका 19, 2019। आपने 2019 का इंस्पेक्शन ओवरऑलिंग का खर्चा किया एट ए कॉस्ट 100 करोड़। कॉस्ट लगी 100 करोड़। ये क्या बेटा? इंस्पेक्शन। ठीक है। आगे लिखा हुआ इन 2020 ए लिमिटेड फर्दर इनकट रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट। यहां पर 2020 के अंदर आपने बताओ क्या किया है? रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा किया है। और रिपेयर मेंटेनेंस पर सी कॉस्ट आई है, बताओ कितनी? 70 करोड़ की। कितनी बेटा? 70 करोड़ की। याद रखना इंक्रीज हुई है कैपेसिटी। इंक्रीज हुई है कैपेसिटी। कैपेसिटी इस खर्चे से क्या हो गई? इंक्रीज। वन वर्न आउट कंपोनेंट इन बिंग वॉज रिप्लेस 2020। इस 20 के अंदर एक और हुआ है। एक क्या क्या रिप्लेसमेंट और हुआ है। रिप्लेसमेंट कंपोनेंट। रिप्लेसमेंट कंपोनेंट जिसकी बताओ क्या बोला गया है? बोला रिप्लेसमेंट हुआ है कंपोनेंट और 80 करोड़ का। कॉस्ट कितनी बताओ? 80 करोड़ की। कितनी बेटा? 80 करोड़ की। कैरिंग अमाउंट ऑफ द ओल्ड कंपोनेंट 30 का। यहां पर ओल्ड कंपोनेंट की बताओ कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट कितनी है? 30 करोड़। कितनी बेटा? 30 करोड़। आगे लिखा हुआ क्या देखो? 12 करोड़ रियलाइजेशन हुआ है। रिकॉग्नाइज एक्सपेंसेज असेट्स 2019-20 ऑल्सो कैरिंग अमाउंट निकालना एयरक्राफ्ट रेसिडुअल वैल्यू 300 करोड़ की। यहां लिख दूं मैं, यहाँ रेसिडुअल वैल्यू है 300 करोड़ की।
ध्यान से देखना। अब मुझे ओनली फॉर 2019 के अंदर 2020 के अंदर पीपी की कैरिंग अमाउंट बताना, बड़े ध्यान से देखने के बात को। इसमें दो तीन कंसेप्ट एक साथ जोड़ दिए भाई ने, बड़ा मजा आ गया। बट देखो, अब मेरे बात को जो डायग्राम बना हुआ टाइमलाइन जो बनी उसको ध्यान से देखना। देखो बेटा, मैं यहां पर कैरिंग अमाउंट की बात करूं तो मुझे बताओ यहां पर कैरिंग अमाउंट कितना था। सर जी 6300 का। बेटा मैंने बोला रेसिडुअल वैल्यू यहां पर कितनी थी। सर जी रेसिडुअल वैल्यू भी थी हमारे पास कितनी बताओ। रेसिडुअल वैल्यू है हमारे पास कितने की, 300 की। ठीक है। मैंने बोला बेटा लाइफ कितनी बताओ यहाँ पर इसकी। सर जी लाइफ जो दे रखे हैं यहाँ पर आपकी, लाइफ दे रखी है आप कितने की बताओ। 15 ईयर्स की। क्या हो गया है, 15 ईयर्स की, 15 ईयर्स की। ठीक है। अब मुझे बताओ तो मैं डेप्रीसिएशन लगाना चाहूं तो कितना लगेगा। सर जी 6300 माइनस 300 और हो गया 15 का, तो बताओ कितना आ गया। बताओ कितना आ गया। ये हो गया 6000, 6000 / 15, 400 का। ऐसा मुझे बताओ हाँ या ना। यहाँ आ गया 400 पर एनम, बोलो हाँ और ना। ये मैंने ओनली फॉर कैलकुलेशन इनिशियल स्टेज पर आपको दिख रही है उसी के बेस पर की है। क्या ये बात यहां समझ में आती है। अब मुझे बताओ आप यहां पर जाओगे यहां तक, आप 2019 की बात कर रहे हो, तो 2019 के अंदर बताओ आपकी कैरिंग अमाउंट कितना रहा। कैरिंग अमाउंट आपका कितना रहा बोलो। कैरिंग अमाउंट आपका कितना रहा। सर जी देखो, आपकी कॉस्ट थी बताओ कितनी, 6300 की। लेस आपने डेप्रिसिएशन किया होगा, बताओ कितना। सर जी 400 रुपये पर एनम था, तो 15 हो गया, 16, 17, 18, 19, यानी 4 साल का हटा लो, तो इनटू 4 साल का, तो बताओ कितना हो गया आपका 1600 का। तो बताओ गुरुजी यहाँ आपकी कैरिंग अमाउंट कितनी आई होगी बोलो। कैरिंग अमाउंट बताओ कितना है होगा आपका। आपका होगा 6300 को माइनस हो गया 1600 का, यहाँ आ गया होगा 4700। ये कब आ गया बताओ। ये आपका 2018 के एंड तक आ गया, 2019 तक नहीं आया, 2018 के एंड तक आ गया। बोलो हाँ और ना। यहाँ कोई दिक्कत है क्या। अब आपने यहाँ पर एक इंस्पेक्शन का खर्चा भी किया है, कितने का बताओ बेटा। आपने इंस्पेक्शन खर्चा 100 करोड़ का किया है, और आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि इस इंस्पेक्शन फायदा आपको कितना मिलेगा बताओ, 4 साल तक मिलेगा। तो मुझे बताओ क्या कैपिटलाइज होगा कि नहीं होगा। तो मैं यदि यहाँ पर 2019 की बात करूं, ये 2018 का था हाँ ना, मुझे बताओ ये 2018 की कहानी है। मैं कहूं इस 2019 में, तो मुझे बताओ 2019 के अंदर इंस्पेक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज होगी कि नहीं होगी। क्वेश्चन बोलता है यस, कितनी बताओ 100 का, तो बताओ कितना हो गया 4800, बोलो हाँ और ना। क्लियर कहानी यहाँ तक बोलो। 4800 हुआ या नहीं हुआ। मेरी यहाँ पर कैरिंग अमाउंट 4800 होगी कि नहीं होगी, फटाफट से मुझे बता देंगे मेरे बच्चे, मेरे लाल, मेरे पपीते। कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक बोलो, किसी को कोई दिक्कत है क्या बोलो। क्या दिक्कत है किसी को यहाँ पर। ये 2019 में हुआ है, ध्यान रखना 2019 में हुआ है। ये आपने कैपिटलाइज कर दिया, और 2019 के अंदर फिर डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा आपने, बोलो हाँ है ना, कितना बताओ। 400 तो उसका क्या होगा, किसका जो पहले से चलता हुआ है, 400 ये तो रहने वाला है। प्लस आपको पता है 100 करोड़ का फायदा मिलेगा 4 साल तक, और यहाँ 1 साल का बताओ कितना 25 रुपए, तो 425 का डेप्रिसिएशन और हटा दो, तो मुझे बताओ आपकी 2019 के एंड में कैरिंग अमाउंट कितनी होगी। यहां तक किसी को दिक्कत हो मुझे बता देना। 4800 माइनस 425 मेरे बाबू 4375, ये 2019 के अमाउंट की कैरिंग अमाउंट है। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत है क्या। दिक्कत हो मुझे बता देना, नहीं है तो मैं आगे चलूंगा, अदरवाइज मैं यही रुक जाऊंगा। मेरे बच्चे मेरे बच्चे फटाफट से बताओ आप, यहां तक किसी को डाउट है बोलो। मैं एक एक चीज को बड़ी आपके सामने क्वेश्चन सामने रखा हुआ है, टाइम लाइन के हिसाब से चल रहा हूँ, जो जो घटना घट रही है मैं उनको एडजस्ट करता हुआ जा रहा हूँ, और वो एडजस्टमेंट वैसे कर रहा हूँ जैसे मैंने आपको पहले कंसेप्ट पे समझाए थे। ठीक है बोलो यहां तक किसी को दिक्कत है तो मुझे बताओ, अदरवाइज फिर मैं आगे चल पाऊंगा। यहां तक नोट करो फटाफट से, आता नोट करेंगे बच्चे, फटाफट से करो मेरे बाबू। ये टाइम लाइन है, प्रेजेंटेशन नीचे देखना अभी, बट इसको देख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको क्वेश्चन को समझा रहा हूं इस टाइम लाइन के अंदर, पर प्रेजेंटेशन नीचे बता दूंगा आपको, ठीक है। बट समझ में आना चाहिए पहले क्वेश्चन, देन उसके बाद ही आंसर कर पाएंगे हम लोग। ठीक है चलो मैं आगे। चलो अब देखो बेटा, यहां पर कैरिंग अमाउंट कितना आ गया।
कैरिंग अमाउंट है 2019 में है मेरे पास 4375 का। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आगे क्वेश्चन ने बोला कि 2020 में दो घटनाएं घटी हैं। बोला एक घटना ये घटी कि 70 करोड़ का हमने क्या किया है, एक रिपेयर का खर्चा किया है। और इस रिपेयर के खर्चे से एक बात क्लियर है कि आपकी इंस्पेक्शन की कॉस्ट, सॉरी, इस खर्चे से आपकी कैपेसिटी बढ़ी है। और यदि कैपेसिटी बढ़ी है तो इसका मतलब ये कैपिटलाइज होगा। तो एक बात तो क्लियर और हो गई। तो बताओ प्लस क्या, रिपेयर एक्सपेंसेस। रिपेयर एक्सपेंसेस कब बताओ, 2020 के अंदर। 2020 में कितना बताओ, 70 करोड़ का। प्लस आपको पता होगा रिप्लेसमेंट और हुआ है, बोलो हाँ है ना। रिप्लेसमेंट और हुआ है। तो रिप्लेसमेंट में सिंपल बताया था, आपको न्यू कंपोनेंट ऐड करना है और ओल्ड कंपोनेंट की कॉस्ट घटानी है। ये पहले ही मैं आपको जब कंसेप्ट समझा रहा था वहीं पर मैं डिस्कस किया था। तो देखो नया है 80 का, पुराना है 30 का, तो एडजस्ट कर देंगे हम लोग। बताओ नया है 80 का और पुराना है 30 का, इसको मैं लेस कर दूंगा। तो मुझे बताओ ये इसकी कॉस्ट आएगी कि नहीं आएगी, बोलो कितनी है, फटाफट से बताओ बेटा। ये कितनी आ गई आपके पास, ये आ गई मेरे पास कितनी बताओ, 70 80 - 30, 70 प्लस 80 - 30, ये हो गई कितने की, 120 की। 120 प्लस 4375, ये आ गए 4495, 4495। अब यहां से लेस क्या कर दो बताओ मैं, डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन को ध्यान से सुनो। 400 तो पहले से चलता हुआ आ रहा था, बोलो हाँ और ना। या मैं ऐसा करूं इसको थोड़ा सा अभी थोड़ा सा थोड़ा सा रुको एक मिनट। ऐसा ना करके मैं ऐसा बता सकता हूँ, ऐसा ना करके ऐसे भी मैं बता सकता हूँ। कैसे बताओ, कैसे डेप्रेशन देखो, आपकी यहां पर जो वैल्यू है, यहां पर जो वैल्यू है कितनी आ रही बताओ। बोलो बोलो फटाफट बोलो, बोलो। 425 तो वो हटा दूं मैं, 425 कितना आ गया, 4495 - 425, 4070, 4070, 4070। एक डेप्रेशन और लगेगा क्योंकि आपने 70 पर और इस 80 के नेटवर्क पर नहीं लगाया, बोलो हाँ और ना। आपने 425 तो पुराना वाला डेप्रेशन रिपीट किया है, आपकी वैल्यू और तो इंक्रीज हुई यहाँ पर कितनी बताओ, 120 से। बताओ 120 का फायदा कितने साल मिलेगा। आपकी लाइफ थी 15 साल, कितनी थी बेटा, 15 साल। कितने साल गुजर गए, 15 16 17 18 19, 5 साल बीत गए। अभी भी आपके पास 15 साल बाकी हैं। कितने बाकी बेटा, 15 साल। तो देखो कितना आएगा, 120 ÷ 15, 8 का। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको मेरे बाबू, मेरे बच्चे। यहां तक नोट करो फटाफट बेटा एक बार, यहां तक नोट करो फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। अरे हाँ, चलो ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो
आपकी इसकी लाइफ थी कितनी बेटा? 15 साल। कितनी थी? 15 साल। अब 15 साल में 5 साल तो निकल गए, बोलो हाँ या ना? या तो 5 साल निकल गए। तो अभी जो बाकी की जो कॉस्ट है वो कितने साल में जाएगी बताओ? 10 साल के अंदर। अब देखो, आपने 425 डेप्रिसिएशन पहले लगाया था, पहला चला आ रहा है, आपकी 120 से इंक्रीज और हुई है, तो 10 साल में जाएगा, तो बता कितना आ गया? 12 का। तो लेस करो बेटा, कितना रहा है? 4070 माइनस है 12, 4058। ये क्या है बेटा बताओ? कैरिंग अमाउंट इन 2020। क्लियर है? ये पहला डेफिनेशन था। ये आपको एडिशन जो हुआ था कॉस्ट में उस पर लगेगा, और वो आगे जो रिमेनिंग पीरियड है ओवर द पीरियड क्या हो जाएगी? स्प्रेड हो जाएगी। ठीक है, यहां तक नोट करो, यहीं तक क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन हो गया खत्म। अब इसके प्रेजेंटेशन देख लेना बस आप। क्वेश्चन हो गया आपका खत्म, और एक बार आंसर देखो आपका मैच करेगा क्या? बिल्कुल। कैरिंग अमाउंट ये दे रखा आपका 20 का। चलिए, अब इसकी प्रेजेंटेशन देख लो एक बार के लिए। ठीक है, प्रेजेंटेशन लिखिए, कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपी इन 2019। यहां लिखेंगे हिस्टोरिकल कॉस्ट 6300, लेस करूंगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 6300 माइनस है 300 डिवाइड बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 4, 1600 का। ये आ गया 4700 का। ये कॉस्ट आ गई। ठीक है, ये थी ना ऊपर। हाँ, और फिर हमने क्या किया था इसके अंदर बताओ? इंस्पेक्शन खर्चा किया था, प्लस इंस्पेक्शन कॉस्ट कितनी बताओ? 100 करोड़ की, लेस डेप्रिसिएशन ऑन इंस्पेक्शन कॉस्ट कितना बताओ? 100 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 1, तो आएगी 25। तो बताओ कितना आ गया? 4800 माइनस 25, 4800 माइनस 25। अच्छा, 2018 में इतना है। हाँ, कितने हैं बताओ ये? 4775, और माइनस डेप्रिसिएशन 2019 के लिए 400 का और था, तो 4375। ये हो गई कैरिंग अमाउंट 2019 में। जो हमने ऊपर भी निकाली थी वही है, बस हमने इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग फॉर्म में दे दिया है, बाकी और कुछ फर्क नहीं है इसमें। ठीक है, अब आ जाओ, कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट इन 2020। तो यहां लिख दूं मैं कैरिंग अमाउंट इन 2019 थी 4375, प्लस आपको पता है रिपेयर कराया आपने, रिपेयर कॉस्ट कितने की थी बताओ? 70 करोड़ की, क्योंकि कैपेसिटी इंक्रीज हुई है, कैपिटलाइज होगा। ये अब मत पूछना कि फंडामेंटल पहले बता चुका हूं मैं आपके लिए। आपका रिप्लेसमेंट भी हुआ है, रिप्लेसमेंट। तो रिप्लेसमेंट के अंदर न्यू कंपोनेंट को क्या कर दोगे आप? ऐड कर दोगे इस कॉस्ट को, कितनी है बताओ? 80, और लेस कर दोगे रिप्लेस ओल्ड कंपोनेंट, कितनी थे बताओ? 30 का। ये आएगी यहां से, और चलो मैं इसको यहीं लगे हाथ यहीं पर कर देता हूं, इसको भी, और माइनस कर दोगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन पता ही है आपको, ऑन पीपी पर पहले से आ रहा था 400 का,
ऑन रिपेयर का सॉरी आपका, हाँ, रिपेयर का इंस्पेक्शन का खर्चा था, इंस्पेक्शन का भी था 25 का, और ऑन रिप्लेसमेंट पर भी था, कितने का बताओ? ये हुआ था 80 प्लस 70 माइनस 30, और डिवाइड बाई कितना बताओ? 10, क्योंकि 10 साल बचे थे, तो आता 12। तो मुझे बताओ कितना आएगा कैरिंग अमाउंट? कैरिंग अमाउंट कितना आएगा? यहाँ पर आपका अमाउंट ऊपर आ रहा था कितने का? 4058। 4058 था क्या? हाँ, 4058। 4058। ठीक है, ये आपका सेकंड आंसर है। फटाफट से, इसमें एंट्री का कोई खास है नहीं रूल, और चाहो तो हम इसकी एंट्री भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो एंट्री भी कर ही लेते हैं इसके अंदर, जब इतना बड़ा सॉल्व किया है तो। क्वेश्चन को आराम से बेटा एनालिसिस करना है, देन उसके बाद ही आपको आगे चलना है। जब तक एनालिसिस क्वेश्चन नहीं करोगे, चीजें बेहतर नहीं होंगी आपके लिए। ठीक है, मैंने इसलिए पहले, आपको याद है, आपको 15 मिनट मैंने पूरे इस पर लगाया है, तब तब जा करके मैंने उसकी प्रेजेंटेशन बताई है, क्योंकि सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझ में आना जरूरी है। क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो इसका मतलब समस्या आ रही है। ठीक है, हमें उसी को दूर रखना है। चलिए, लगे हाथ, आप एंट्री भी देख लो अब। ठीक है, एंट्री इन 2015 में क्या करोगे? पीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने का? 6300 का। ठीक है, इन 2019 में एक एंट्री और डालोगे, क्या बताओ? पीपी अकाउंट डेबिट टू, बताओ क्या? अकाउंट डेबिट टू क्या करोगे? बैंक, कितने का बताओ? 100 का। और मैं एक साथ ही एंट्री डाल रहा हूं साथ में, एकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पीपी, मैं एक साथ डाल रहा हूं बेटा। पीपी कितने की बताओ? 425 का। कैसे? 400 का तो इस पर आ रहा था, 6300 माइनस 300 डिवाइड बाई 15 मल्टीपल 4, हाँ है ना, बताओ? और प्लस 100 का बेनिफिट था, 4 साल में जाएगा, एक साल बताओ कितना। तो ये कैलकुलेशन आपके ऊपर से देख लेनी है आपको। ठीक है, यहां तक हुआ। डेप्रिसिएशन की एंट्री हमेशा डालनी है आपको, वो आपको याद रखना है, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम ज्यादा खास है नहीं है। ठीक है, चले हम लोग। चलिए, 2019 के बहुत सारे सरकमस्टांसेज हुए हैं। ठीक है, अब देखो 2000 ये हो गया, अब 2020 के अंदर रिप्लेसमेंट हुआ था। रिप्लेसमेंट हुआ था, तो अब क्या करो बताओ? आप करोगे न्यू पीपी, या मैं कहूं तो ऐसे करोगे, देखो, यहां एंट्री डालोगे क्या? पीपी अकाउंट डेबिट, लिखोगे न्यू कंपोनेंट डेबिट टू ओल्ड पीपी, या नीचे पीपी करो, ओल्ड मत करो इसको, पीपी लिखोगे ओल्ड कंपोनेंट। बताओ कितने का था? आपका न्यू था 80 का, और ये था 70 का। बोलो हाँ है ना? डिफरेंस कहां जाएगा? डिफरेंस बताओ कहां जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। डिफरेंस को क्या करोगे आप? या इसकी एंट्री क्या डालोगे, एक मिनट रखो आप। टू बैंक, कितने का बताओ? 80 रुपए का, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यहां से आपका चला जाएगा, ये किसके नाम से बताओ? किसके नाम जाएगा? ये जाएगा आप किसके नाम से? टू आएगा पीपी 70 का, और बैंक अकाउंट मान लो बेच दिया आपने, इस तरह ट्रीट करोगे आप। ठीक है, तो वही डेप्रिसिएशन एंट्री डालोगे, और वही लास्ट में जाकर के आप एंट्री कर दो। ठीक है, ये एंट्रियां हैं बेसिकली। एंट्री पूछेगा बहुत कम, रियर टू रियर सर्कमस्टांस एंट्री पूछेगा। एंट्री कहाँ पूछेगा वो बताऊंगा मैं आपके लिए, अभी आपको थोड़ी सी बातें ये चलनी है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखो। तीन हो गए आपके क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं मैं आपके लिए इसका। बाकी फिर मैं देखूंगा मुझे कौन सा करवाना चाहिए। आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि परचेज मशीन है, प्राइस है 1200 की, इट्स पेड फ्राइट 40, एंड इंस्टॉलेशन कॉस्ट, ये भी ऐड हो जाएगा, और ये भी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। तो मैं कहूं तो टोटल मिलाकर के 1200 प्लस 40 प्लस 80, ये कॉस्ट का पार्ट बनेगा।
आगे देखते हैं अपन क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ जीएसटी इग्नोर करना है, शेयर ऑफ जनरल ओवरहेड असर्टेन फॉर द ट्रायल रन इन मशीन 30 का, ये इग्नोर मारना क्योंकि जनरल पर्पज का है। मुझे स्पेसिफिक पर्पज का ट्रायल रन होता है उसी पेपर, तो मैं उसको कॉस्ट का पार्ट बना, जनरल है मैं नहीं लूंगा। लेबर कॉस्ट एंड डायरेक्ट कॉस्ट ट्रायल रन है 60 का, ये लूंगा मैं, तो प्लस लूंगा 60 का। आगे लिखा हो क्या, हैज बीन पुट टू यूज 1/4/2019 को, कोई दिक्कत नहीं, बताओ कॉस्ट कितनी आ रही है। ये हो गई 1380 की, कॉस्ट कितनी हो गई 1380 की। आगे लिखा हुआ क्या, एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग कॉस्ट मशीन एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ 10 years 400 lakhs, इसकी प्रेजेंट वैल्यू बता रखी है। डिस्काउंटिंग रेट अप्लाइड 5%, प्रेजेंट वैल्यू है 246 के हिसाब से, तो मैं कर दूं यहाँ पर प्लस 246। तो मुझे बताओ कितनी कॉस्ट आ गई आपके पास, 1380 प्लस हो गई 246, बोलो कितना आ रहा है, 1626। ये इसकी कॉस्ट है, बोलो हाँ है ना। अब देखो आगे लिखा हुआ क्या, मशीन रिक्वायर मेजर ओवरहोलिंग एवरी 2 years, कॉस्ट है 26 की। पास इस कॉस्ट के दो दो कॉस्ट हो जाएंगी, एक तो है पीपी की कॉस्ट, और बेटा एक है ओवरहोलिंग की कॉस्ट। किसकी बेटा, ओवरहोलिंग की, ध्यान रखना। तो 26 की यहाँ चली जाएगी, और आपके पास ये चले 1600 की। अब देखो इसका बेनिफिट, आपको इस 1600 का बेनिफिट, इसका बेनिफिट आपको मिलेगा इसकी लाइफ में। इसकी लाइफ बताओ कितनी है, पता नहीं कितनी देर की, बताओ 10 year की। ये इसका बेनिफिट मिलेगा आपको 10 ईयर, यहां से ध्यान देखो 10 year के अंदर, और इसका बेनिफिट 2 साल के अंदर। बात बिल्कुल समझ में नहीं आई होगी ना, आ जाओ एक बार फटाफट से लिखो यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ अमोर्टाइजेशन कॉस्ट ऑन पीपी। पीपी पर अमोर्टाइजेशन कॉस्ट कितनी, डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ सिंपल। देखो परचेज प्राइस बताओ कितनी है, परचेज प्राइस है 1200 की, प्लस क्या है मेरे पास बताओ, फ्राइट और इंस्टॉलेशन। फ्राइट प्लस इंस्टॉलेशन, फ्राइट का खर्चा है 40 का और उसका 80 का, 40 और 80। इसके अलावा है जनरल ओवरहेड आएंगे नहीं मेरे पास, दे रखा लेबर अदर डायरेक्ट कॉस्ट, अदर डायरेक्ट कॉस्ट कितने का, 60 का। कितने का है, 60 का, प्लस दे रखी है डिसमेंटलिंग कॉस्ट। डिसमेंटलिंग कॉस्ट कितने की बताओ, 246 की, तो आ गई थी 1626, बोलो है ना। ये कॉस्ट है, कॉस्ट। अब देखो अब आगे क्या करोगे, नोट लिखो, एज पर इंड एस 16, इफ एनी पीपी, एनी पीपी, एनी पीपी आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाइड ऑफ मोर देन component and different economic benefit, then then separately and accordingly amortize, अकॉर्डिंग अमोर्टाइज। देखिए क्या कहना चाहता है, बोल रहा है कि यदि किसी पीपी के अंदर दिख रहा कंपोनेंट, उसका यूजफुल लाइफ अलग है, यानी कि एक पीपी के दो कंपोनेंट है और दोनों कंपोनेंट की यूजफुल लाइफ अलग अलग है, तो फिर दोनों को यदि सेग्रीगेट किया जा सकता है तो सेपरेट कर लो, और सेपरेट नहीं किया जा सकता तो वो प्रिंसिपल जो लाइफ है उसके साथ अमोर्टाइज होगा। लेकिन दोनों को अलग अलग कर सकते हो, दोनों का अलग अलग क्या करो, अमोर्टाइज करो। जैसे इन द अब केस, टोटल कॉस्ट इनकर्ड ऑन पीपी ऑफ रुपीज 1626 रुपीज, बट बट ओवरहॉलिंग कॉस्ट ऑफ रुपीज 26 crore एंड इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर 2 year, दैट इज
सच कॉस्ट amortize over the 2 years, over the 2 years। अब देखो, amortization cost on PP 1600 divided by 10, 160 per annum on overhauling 20 सीट बाय 2 यानी कि 13 पर एनम फोर 2 ईयर जाएगा ये, और फोर 10 ईयर जाएगा ये स्टैंडर्ड की डिमांड होती है। यदि किसी पीपी के कंपोनेंट को सेग्रीगेट कर सकते हैं और उनकी लाइफ अलग अलग है, बेसिकली अलग अलग तभी करना है आपको जब इन दोनों की लाइफ अलग अलग होती है, क्योंकि जितनी उसका बेनिफिट मिलेगा जितने टाइम तक उसका अमोर्टाइजेशन ओवर द पीरियड ही होगा। इसलिए यहाँ पर ओवरऑलिंग का फायदा 2 साल मिलेगा तो उसका अमोर्टाइजेशन 2 साल के अंदर होगा, और बाकी पीपी का बेनिफिट 10 साल तक मिलेगा तो उसको अमोर्टाइज भी हम 10 साल के अंदर करेंगे। ये इसका लिटरेचर था, फटाफट से नोट करो इसको और फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं कि भाई क्या है। ठीक है, फटाफट करो बेटा एक बार के लिए। कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर के कर सकते हो, व्हाट्सअप ग्रुप का व्हाट्सअप चैनल भी दे रखा है आपके लिए, दोनों आपके नीचे दे रखे हैं। तो आई होप उम्मीद करते कि आप वहां जाके देख सकते हो। आपको कोर्स की टेंशन नहीं लेनी है, जितने लेक्चर्स हैं आप देखते रहिएगा, अपने दोस्तों को इसको फॉरवर्ड करते रहिएगा, शेयर लाइक जरूर करें, क्योंकि आप लोग जितना हमें सपोर्ट करोगे प्यार दोगे उतनी ही मेहनत करने में हमें बड़ा इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, आप जितना हो सकता है देखते रहिए, कोई डाउट है पूछते रहिएगा, कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप सीधा व्हाट्सअप पे कीजिएगा या पर टेलीग्राम चैनल भेज दीजिएगा, उसका आंसर डेफिनेटली जैसे ही हमें टाइम मिलेगा हम उसका डिस्कशन करेंगे। लेक्चर इसलिए थोड़ा लेट हो रहे हैं, 2 वजह है इसके पीछे। एक, पिछले काफी दिनों से तबीयत थोड़ी खराब चल रही है तो शायद उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। दूसरा, भी बच्चों कैंपस प्लेसमेंट चल रहे हैं तो उसमें थोड़ी प्रिपरेशन लगे हुए हैं हम लोग, क्योंकि सीएमए वाले बच्चों का कैंपस प्लेसमेंट अभी नियर बाई है, तो उसमें थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है, थोड़ा इसलिए। बाकी आपको मैंने पहले डेडलाइन दे रखी है, 15 मार्च तक आपको पूरा पूरा कोर्स जो है वो आपको प्रॉपर मिलेगा। जा बेसिकली पूरे की नहीं कहूंगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल जो आपका एग्जाम ओरिएंटेड है, जैसे कि बच्चों का ज्यादातर दिमाग में चलता है कंसोलिडेशन है, बिजनेस कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ये और असेट्स बेस है, मेजर पार्ट बेसिकली यही होता है। ठीक है, वो सारे आपको बेसिकली बहुत जल्दी जल्दी आपको मिलेंगे। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो सबसे बेहद इंपॉर्टेंट माना जाता है, यानी कि फिर आपका जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है उनकी कैलकुलेशन मेजरमेंट बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, रियल इंडस्ट्री में तो उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। आई उम्मीद कर रहा हूँ आपको लिटरेचर बेहद आसान बना दूंगा, जितना पढ़ाना है शानदार पढ़ाएंगे, अदरवाइज उसको बिल्कुल टॉपिक को उठाएंगे नहीं हम लोग। ठीक है, नोट हो गया यहाँ तक, चले आगे बेटा। चलिए, ये क्वेश्चन अब आप खुद करोगे, क्योंकि ठीक है अब सारे क्वेश्चन मैं नहीं कर पाऊंगा, और इसको थोड़ा सा ध्यान में देख चलना है आपको आराम से। और फिर भी एक बार के लिए एक क्वेश्चन और देख लो, क्योंकि जितने भी मैं आपको लिटरेचर करवाया है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हैं ये, और उन्हीं की हम बात करने वाले हैं। आओ देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका। क्वेश्चन बोलता है आपका क्या, अल्फा लिमिटेड हैज मशीनरी, कॉस्ट है 4800 की, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है 1600 का ऑन 1/4/2018 को, यानी कि इसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट थी 4800 की, जिसमें वो अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन लगा चुका है अब तक, कितने का बताओ, 1600 का। तो मैं कह दूं इसकी 3200 आज क्या कैरिंग कॉस्ट है, बोलो क्या बेटा, कैरिंग कॉस्ट है, कैरिंग अमाउंट कितना है, 3200 रुपए का। आगे दे रखा द लाइफ रिमेनिंग लाइफ है इसकी 6 ईयर, अब इसकी जो बाची हुई है लाइफ कितनी बताओ, 6 ईयर, बचा हुआ कितना है 6 ईयर, विद रेसिडुअल वैल्यू है आपके पास 800 की, रेसिडुअल वैल्यू दे रखी है 800 की। ठीक है, ऑन द सेम डेट वन कंपोनेंट द मशीनरी इज रिप्लेस्ड, इन मैंने क्या बोला, न्यू कंपोनेंट की जो कॉस्ट है वो आपको ऐड करनी है,
और ओल्ड कंपोनेंट की जो कॉस्ट है वो आपको लेस करनी। याद रखना फेयर वैल्यू लेस मत कर देना, नहीं ऐड करनी है आपको, ओनली फॉर और ओनली फॉर कॉस्ट ही देखनी है। ये फेयर वैल्यू का कंसेप्ट ओनली फॉर कहां पर आता है, इन एक्सचेंज की फॉर्म में। कहां पर आता है बेटा, इन जब हम मेजरमेंट करते हैं एक्सचेंज की फॉर्म में तब वहां काम आता है, यहां पर काम नहीं आता है। इसलिए इस बात का बेहद ध्यान रखें कि हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं, हम जब भी रिप्लेसमेंट की बात करेंगे तो हमेशा हमेशा कॉस्ट की बात करेंगे, और फेयर वैल्यू हमेशा क्या होगा, इग्नोर। वो बात अलग है, प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए हम फेयर वैल्यू का सपोर्ट लेंगे, बट आप कॉस्ट का पार्ट हमेशा क्या बनाओगे, कॉस्ट को ही बनाओगे। आगे लिखा हो क्या लिखा है, न्यू कंपोनेंट 600 का है, ओल्ड कंपोनेंट वो 500 का है, तो 100 रुपए का इंक्रीमेंटल आ गया आपके पास। आगे लिखा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 200, सप्लायर अप न्यू कंपोनेंट टुक द ओल्ड कंपोनेंट एट द फेयर वैल्यू 360। ये इग्नोर के लायक है, मैंने पहले बोला ना आपसे। आपको क्वेश्चन इंडेक्स में सबसे बड़ी खासियत यही है कि आपको बहुत डेटा दे रखा होगा, और आप डेटा को वही लेना जो आपके इंडेक्स की परमिट करता है, ठीक है। जो इंडेक्स में लिखा है वही डेटा लेना, इसलिए आपको हर लाइन बड़े ध्यान से, मैंने वहां पर आपको रूबरू कराया था कि आप ध्यान रखना कहां पर मैं कॉस्ट एलिमेंट की बात कर रहा हूं और कहां पर मैं रिवैल्यूएशन अमाउंट या फेयर वैल्यू की बात कर रहा हूं। इसलिए अब देखो यहां बच्चा क्या करता गलती से, दिमाग में रहता अच्छा फेयर वैल्यू, वो आपका आईफोन वाला एग्जांपल दिमाग में घुसा रहता है। आप ये नहीं समझ पाते कि ईयरफोन वाला जो एग्जांपल है, जो ये आईफोन वाला जो एग्जांपल है, वो मैंने एक्सचेंज की फॉर्म के केस में दिया था, मैंने बाकी कहीं नहीं दिया था। रिप्लेसमेंट जो ऑलवेज ऑलवेज कॉस्ट कंपोनेंट ऐड होगा, कॉस्ट वहां से लेस होगा, इसलिए 360 इरिलेवेंट है, ये प्रॉफिट लॉस निकालने काम आएगा, इसलिए इस बात को ध्यान रखें। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, 31/3/2019 मशीन रिवैल्यूड एज पर कंपनी पॉलिसी 500,000। अब आपकी कैरिंग अमाउंट ये हो जाएगी, जो डिफरेंस है या तो आपका इंपेयरमेंट लॉस होगा, जो भी होगा वो आपको देखना पड़ेगा, ये रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाएगा वो भी देखना पड़ेगा। 31/3/2020 इंपेयरमेंट लॉस था 900 का, रिकॉग्नाइज फॉर द मशीन जनरल एंट्री सो अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट इन द बी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट द फॉर द ईयर्स एंडिंग 31/3/2019, 31/3/2020, 31/2/2021, डेप्रेशन टू बी चार्ज बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ लाइन बेस। ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं, और किसी को डाउट हो तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कि बेटा हर क्वेश्चन में नहीं करा पाऊंगा, कि पहले मैंने बोला था मोस्ट क्वेश्चन कराऊंगा, ये आपका रिप्लेसमेंट क्वेश्चन इससे पहले करवाया हुआ है। एक बात मैंने आपको लिटरेचर पढ़ाते समय और बोली थी, क्या कहीं पर आपको इंपेयरमेंट लॉस दिख जाए तो कुछ नहीं करना, आपको अभी इतना समझ लो कि वो आपका एज ए डेप्रिसिएशन है और उसको लेस करते हुए चलना है। बोला क्या बोला मैंने, एज ए डेप्रिसिएशन है और उसको लेस करते हुए चलना है, आपको नुकसान है वो उसको लेस करना पीपी कॉस्ट, ठीक है। अभी आपको इतना समझना है, क्योंकि इंपेयरमेंट 36 में बात करूंगा, तो जब पढ़ाऊंगा तो उसके बाद डेफिनेटली हम करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, आप क्वेश्चन नंबर 5 डबल डाल दिया क्या हमने ये, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 डबल डाल रहा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 चेंज कर लो इसको, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा बताओ, 6, ये 6 हो जाएगा, फिर ये 7 हो जाएगा, ठीक है। ये अपन, ये सीट आपको आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप इसको वहां से उठा सकते हो। अभी बेटा बुक प्रोसेसिंग में है, आई होप उम्मीद करते हैं कि शायद अगले महीने के एंड तक बुक आपके पास प्रिंट होके मतलब आपको अवेलेबल होगी, यदि चाहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपको ज्यादा अभी नहीं जरूरत है, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो वहां से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बुक पर काम चल रहा है। चलिए, एक शिपिंग कंपनी रिक्वायर बाय लॉ ब्रिंग ऑल शिप्स इनटू ड्राई डक एवरी 5 years इन मेजर इंस्पेक्शन ओवरऑलिंग। बोला कि देखो हमने एक शिप है, एक शिप है, और शिप को आपको ओवरहॉलिंग करानी पड़ेगी। ओवरहॉलिंग आप 5 साल में, यानी कि ओवरहॉलिंग का खर्चा है, उसका फायदा मिलेगा वो 5 साल तक, सीधा मैं ऐसी बात कह दूं तो। और ओवरहॉलिंग एक्सपेंडिचर माइट बी फर्स्ट स्लाइट ई रिपेयर एंड एक्चुअली कॉस्ट इनकरिंग गेटिंग द शिप बैक देना सीवर्थली कंडीशन एंड द कॉस्ट मस्ट बी कैपिटलाइज होगी, ठीक है। तो 20 मिलियन है, जो शिप की कॉस्ट कितनी 20 मिलियन है, और इसकी जो लाइफ है वो है आपके पास कितनी बताओ 15। ये मैं यहाँ ना लिख के ज्यादा बेटर कि इसको इधर बात करूं। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 6, तो मैंने क्या बोला, शिप कॉस्ट ऑफ शिप 20 मिलियन, और बताओ लाइफ कितनी है इसकी, लाइफ है 20 ईयर। ओवरऑलिंग और है, ओवरऑलिंग कॉस्ट और है इसके अंदर। ओवरऑलिंग क्या बोल रही है भैया, देखो खर्चा कितने का है, 5 मिलियन का, और आपको पता लाइफ कितनी है इसकी, 5 ईयर। यानी कि आपने सिप खरीदा है, सिप की कॉस्ट है 20 मिलियन, जो आपको इस बात के बारे में क्लियरली क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया देखो आपको इस पर ओवरहोलिंग खर्चे कराने पड़ते हैं 5 साल में, और पहली ओवरहोलिंग कंपनी खुद दे रही है, और इसका खर्चा है 5 मिलियन का। तो मुझे बताओ सिप की कॉस्ट कितनी हुई। एक ऐसा एग्जांपल कराया था, याद हो मुझे, मैंने क्लास एग्जांपल कराया था, वहां से कनेक्ट करो इसको। यहां बताओ सिप की कॉस्ट टोटल कितनी थी, बताओ टोटल कॉस्ट थी आपकी 20, 5 इंस्पेक्शन की हो गई तो बच गई 15, इसकी लाइफ है 20 साल,
और इसकी 5, तो मुझे बताओ अमोर्टाइज कितना होगा? अमोर्टाइज कितना होगा? यहां पर होगा 1 मिलियन पहला, और यहां कितना होगा? यहां पर होगा आपका 15/20.75। इसका मतलब ये है कि फाइव ईयर फर्स्ट 5 ईयर अमोर्टाइजेशन कॉस्ट बताओ कितनी होगी? सर जी 1 मिलियन उसकी, 0.75 उसकी, तो मेरा 1.75 मिलियन। बोलो हाँ ना, ये होगी। इसका नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट नेक्स्ट 15 ईयर, 15 ईयर बताओ। बोला कि सर जी देखो आपकी जो सिप है, उस सिप का तो वही 0.75 आने वाला है, प्लस जो आपके ओवरऑलिंग के खर्चे हैं। अब डिपेंड करता है कि 5 साल में कितना खर्चा आएगा। सर जी आप ये मान लो कि 5 साल होगा, बेटा ऐसा नहीं हो सकता। ओवरहोलिंग के खर्चे अब बढ़ेंगे आपके। सर जी क्यों? बेनिफिट तो 5 साल मिलेगा, लेकिन ओवरहोलिंग खर्चे बढ़ना स्टार्ट हुए। क्यों? मशीन पुरानी हो रही है, और पुरानी हो रही तो खर्चा बढ़ेगा। मान लो मैं एक एग्जांपल ले लूं, मान लो 6 लाख होने वाला है, 6 लाख, और 5 साल बेनिफिट मिलेगा तो 1.20, तो 1.95। ये अगले 15 साल प्रत्येक साल पर एनम 15 साल तक, 15 ईयर तक 1.95 होने वाला है। मैंने एग्जाम्पल माना है, बाकी क्वेश्चन आपका यही खत्म हो गया। आपका क्वेश्चन यही खत्म हो गया। ठीक है, आपका आंसर देख लो। ये है आपका कितना? 1.75। ये मैंने मान का चला था। अजूम क्या था? अजूम, लिख लो अजूम ओवरहॉलिंग एक्सपेंसेज इन नेक्स्ट टाइम ऑफ ₹6 मिलियन। ठीक है, ये मैंने अजूम किया है। बाकी क्वेश्चन पहला आपका यही खत्म हो जाएगा, पहला क्वेश्चन यही खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आराम से नोट कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी किसी बात की नहीं है। आराम से देखो आप। इस पर मैं एक सेशन और लूंगा क्वेश्चन कराने में, और देन उसके बाद मुझे लगेगा कि कुछ मुझे और लिटरेचर करना चाहिए एएस का, तो मैं वो बात करूंगा, इंडेक्स की बात करूंगा। अदरवाइज मैं इसको यहीं स्किप करूंगा। एक लेक्चर और लूंगा जो कि आपके क्वेश्चन स्टडीमेट्स होंगे। ठीक है ना, स्टडीमेट होंगे जो भी है, इस इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, और लिटरेचर करवाना होगा, तो शायद मैं इसमें 3-4 घंटे क्लास और आगे बढ़ाऊंगा बस। ठीक है, आई होप, उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, मिलते बेटा नेक्स्ट सेशन के अंदर आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच।